नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। क्या कभी सोचा है कि इंसान भी पुराने कपड़ों की तरह हो जाता है? क्या कभी सोचा है आपने कि जिसे जब चाहा इस्तेमाल किया और जब ज़रूरत न रही तो किसी और को सौंप दिया? ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी है उन रिश्तों की जिन्हें हम बोझ समझने लगते हैं। डॉक्टर शरद सिंह की लिखी पुराने कपड़े एक मार्मिक कहानी जो सवाल उठाती है, क्या बुजुर्ग सिर्फ जिम्मेदारी होते हैं या भावनाओं का समंदर? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सागर से कानपुर जाते समय रास्ते में एक ढाबे पर गाड़ी रोकी गई। गाड़ी हम सब ने मिलकर किराए पर ली हुई थी, अतः हम अपनी मर्जी के मालिक थे। जहां चाहे वहां रुक कर दाना पानी का जुगाड़ कर सकते थे। सागर में झांसी के बीच हम रुके थे, झांसी में भी हम रुके थे। इसके बाद इरादा तो यही था कि अब मंजिल अर्थात कानपुर पहुंचकर ही गाड़ी से उतरेंगे, किंतु हम अपने निश्चय पर अडिग न रह सके। किसी को लघु शंका की आवश्यकता महसूस होने लगी तो किसी को प्यास लगने लगी और स्वयं मेरा शरीर बैठे बैठे जाम होने लगा था। हमारी गाड़ी का ड्राइवर भी मस्त मौला अजीब था। वह हर बात के लिए तैयार रहता था। चलते रहना हो तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी और यदि ठहरना हो तो भी उसे कोई परेशानी नहीं थी। खाने पीने के मामले में भी वह सहमति से भरा हुआ था, कोई ना नुकुर नहीं था। कुल मिलाकर यात्रा मजे में चल रही थी कि हम एक ढाबे में जा उतरे। जाती हुई ठंड की कोहरे भरी सुबह, वैसे सुबह क्या थी, यही कोई 10 बज रहे थे। उस हल्के कोहरे में गाड़ियों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल की परत एक अजीब धुंधलका रच रही थी। इस धुंधल के सूरज की किरणें भी कमजोर और शीतल खाई हुई प्रतीत हो रही थी। भाई साहब गाड़ी से उतरते ही लघुशंका के लिए एक ओर चले गए। भाभी अपनी शॉल संभालती हुई मोल्डे कुर्सी पर जा बैठी। ड्राइवर ढाबे के तंदूरी चूल्हे के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया। वह चूल्हे की आंच में अपना हाथ सेकने लगा। उसे हाथ सेकता देखकर मेरी भी तीव्र इच्छा हुई कि मैं भी उसकी तरह चूल्हे के मुहाने पर जाकर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मैं जानती थी कि यह भाई साहब को कतई पसंद नहीं आएगा और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे इस सफर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मैं भी सिहरती ठिठुरती उंगलियों को आपस में रगड़कर गर्म करने का असफल प्रयास करती हुई भाभी की बगल वाली कुर्सी पर जा बैठी। कुर्सी भी अच्छी खासी ठंडी थी। कुर्सी बहुत ठंडी है। कुर्सी पर बैठते ही मेरे हाथ मुंह से निकला, बैठ जाओ, बैठने से गर्मा जाएगी। भाभी बोली, कुर्सी तो गर्मा जाएगी लेकिन मैं ठंडी हो जाऊंगी, मैंने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। भाभी ने भी मेरी हंसी में साथ देना चाहा, लेकिन भाई साहब को अपनी ओर आते देखकर चुप रह गई। भाई साहब भी चूल्हे की ओर बढ़ लिए। तब तक ढाबे पर काम करने वाले लड़के ने चाय के गिलास हमारे सामने वाली मेज पर रख दी। यद्यपि उस समय हम दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि हमें चाय पीनी है भी नहीं। शायद बड़प्पन के रंग में रंगे हुए पुरुष अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा साबित करके अपना अधिकार जताना पसंद करते हैं। भाई साहब ने खुद ही मान लिया कि ठंड के कारण हमें चाय पीने की इच्छा हो रही होगी। कुछ भी मान लेना कितना आसान होता है बजाय सच जानने के। चाय का गिलास अभी मैंने अपने होठों से लगाया ही था कि वातावरण काय काय के हृदय भेदी ध्वनि हर से भर गया। मैंने चौंक कर उस ओर देखा जिधर से आवाज आ रही थी। एक छोटा नन्हा सा पिल्ला चूल्हे के बुझे हुए मुहाने से काय काय करता हुआ निकल रहा था। उस पिल्ले ने मुहाने से बाहर निकलने का प्रयत्न किया और फिर लड़खड़ाता हुआ वापस मुहाने में घुस गया। मुहाने के भीतर से भी उसकी दर्दनाक आवाज पंचम सुर में सुनाई दे रही थी। एक बार ऐसा लगा था मानो चूल्हा ही रो रहा था। पल दो पल के बाद वह पिल्ला पुनः बाहर आ गया। इतने में ही लगभग उसी का हम उम्र पिल्ला भी किसी मेज के नीचे से निकलकर उसके पास जा पहुंचा। अब वे दोनों पिल्ले हमारे कौतूहल का केंद्र बन गए।
रोने वाला पिल्ला दूसरे पिल्ले से सट जाना चाहता था, जिससे कि हम समझ गए कि वह ठंड लगने के कारण रो रहा है। लेकिन दूसरा पिल्ला शरारती किस्म का था। वह उस रोने वाले पिल्ले की टांग पूंछ खींचने लगा और उसे सताने लगा। घबराकर वह रोने वाला पिल्ला वापस चूल्हे के मुहाने में घुस गया। दूसरे पिल्ले ने चूल्हे के भीतर घुसकर उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल न हो सका। वह रोने वाला पिल्ला न तो मुहाने से बाहर आया और न उसने रोना बंद किया। अब मुझे उसके रुदन स्वर से झुंझलाहट होने लगी थी। हम वहां कुछ देर और ठहरने वाले थे, कारण कि भाई साहब ने ढाबे वाले को आलू के पराठे बनाने का आदेश दे दिया। हमसे इस बार भी नहीं पूछा। मुझे खींच आने लगी थी कि इनके बड़प्पन के थोथे प्रदर्शन से। अचानक मुझे लगा कि जब चूल्हे के एक मुहाने पर लकड़ियां धधक रही हैं तो उसकी आंच और गर्माहट दूसरे मुहाने पर भी पहुंच रही होगी। और फिर पिल्ला रोए क्यों? उसे तो ठंड नहीं लगनी चाहिए। बहरहाल उस पिल्ले के रोने के कारण जानना संभव नहीं था। वह चूल्हे की गुनगुनी राख में दबकर भी रो रहा था। उसकी उस दशा को देखकर मेरे मन में अचानक से एक प्रश्न उठा कि क्या दादी की गुरसी यानी अंगारे रखने की मिट्टी का बर्तन कि राख में दबे हुए अंगारे भी क्या कभी कभार इसी तरह रोते होंगे? माना कि अंगारे निर्जीव होते हैं, लेकिन उनमें बसी हुई आग उनके जीवित होने का भ्रम उत्पन्न करती है, ठीक दादी की तरह। हम दादी को ले ही जा रहे थे। 2 दिन पहले ही छोटे भैया ने चिट्ठी लिखकर जता दिया था कि अब वे दादी को अपने पास नहीं रखेंगे। ऐसे में एकमात्र विकल्प यही था कि दादी भाई साहब के पास आकर रहने लगे। भाई साहब ये चाहते तो नहीं थे कि दादी को लाना उनकी विवशता बन गई थी। क्या दादी भी छोटे भैया के घर से विस्थापित होने के दुख में इस पिल्ले की भांति रोती होंगी? नहीं, दादी इंसान है और इंसान अपने अधिकतर दुख को चुपचाप पी लेता है। वो खुलकर रो नहीं पाता। मेरी आंखों के आगे दादी का छुर्रियों भरा चेहरा तैरने लगा। छोटे भैया के घर पहुंचकर मेरी क्या भूमिका रहनी है, मुझे इसका पता नहीं था। बस भाई साहब ने कहा कि सुमन, तुम्हें भी चलना है और कानपुर मैं उनके साथ हो ली। मुझे वैसे लग रहा था कि मुझे अपने साथ लेकर चलने के पीछे भाई साहब का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मेरी उपस्थिति में छोटे भैया या उनकी बीवी अधिक बहसबाजी न करे, कारण कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, दूर के रिश्ते की बहन हूँ। रिश्तों के समीकरण भी कितने विचित्र होते हैं। स्वार्थ के लिए दूर के रिश्ते निकट में बदल जाते हैं और निकट के रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं। दादी इन दोनों भाइयों की सगी दादी हैं, लेकिन दोनों बोझ मानते हैं और उन्हें एक अनचाही पुराने कपड़ों की गठरी की तरह अपनी पीठ से उतार कर दूसरे की पीठ पर लादने का पूरा प्रयास करते हैं। क्या दादी ने अपनी जवानी में अपने बुढ़ापे के बारे में कभी ऐसा सोचा होगा? नहीं, कोई नहीं सोचता। सोच भी कैसे सकता है कि उनके अपने रक्त संबंधी एक दिन उन्हें पुराने कपड़ों की गठरी समझने लगेंगे। पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना कितना सुखद होता है अगर उनके बदले स्टील का कोई सस्ता सा बर्तन, प्लास्टिक का सामान या ऐसा ही कोई फालतू सामान मिल जाए। जाने कितने लोग अपने कान खड़े किए रहते हैं बर्तन या सामान के बदले रद्दी कपड़े लेने वालों की आवाज की प्रतीक्षा में। अब तो वृद्धाश्रम का भी अच्छा खासा चलन बढ़ गया है। एक दिन भाई साहब किसी से चर्चा कर रहे थे। शायद भाई साहब के मन के किसी कोने में यह बात उमड़ती घुमड़ती होगी कि दादी जैसी रद्दी कपड़ों की गठरी को वृद्धाश्रम में सौंप कर जीवन का दायित्व पल हासिल किया जा सकता है। मगर भाई साहब का दुर्भाग्य कि सागर अभी इतना प्रगतिवान शहर नहीं बना कि जहां वे दादी को वृद्धाश्रम के हवाले करके चैन से रह सके। मोहल्ले, पड़ोस, परिचित सबके सब टोकेंगे, अच्छी खासी भद्द उड़ेगी।
अतः दादी को अपने साथ रखना होगा हर हाल में। यह विवशता उनके हर हाव भाव में परिलक्षित हो रही थी। शायद यही कारण था कि वे बात बात में चिड़चिड़ा रहे थे, बार बार असहज हो उठते थे। ऐसा माना जाता है कि घर की बहुएं अपने घर में वृद्धाओं को पसंद नहीं करती, वे उन्हें स्वतंत्रता में बाधा मानती हैं। क्या भाभी भी ऐसा मानती है? भाभी, अब तो दादी आपके साथ ही रहेंगी, आपको परेशानी होगी ना? मैंने भाभी से पूछ लिया। उनके रहने से परेशानी कैसी सुमन, घर में कोई बड़ा बूढ़ा रहे तो अच्छा ही है, भाभी ने उत्तर दिया। लेकिन छोटी भाभी तो ऐसा नहीं मानती हैं, तभी तो वे दादी को अपने साथ नहीं रखना चाह रही, मैंने कहा। छोटी को जो मानना हो माने, मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ, भाभी बोली। और उनके भाई साहब? मैंने पूछा। उनकी वे जाने, वे चाहे दुत्कारें चाहे प्यार करें, उनका सब चलेगा। जो मैं कहूंगी 2-4 बातें होने लगेंगी। भाभी ने उसास भरते हुए कहा। ओहो, तो ये बात है। भाभी के मन में दादी के लिए प्यार नहीं बल्कि 4 बातों का डर है, जो भाभी को मौन बनाए रखा है। वैसे उनकी बात अपनी जगह ठीक भी है। जब दादी के सगे पोते को उनकी ललक नहीं है, तो पराए घर से आए पुतोहू को कहां से हो जाएगी ललक? अपने मन में उमड़ते घुमड़ते विचारों से जूझते हुए मैंने कब पराठा खा लिया मुझे पता ही नहीं चला। पराठे के स्वाद का एहसास भी नहीं हुआ। बस इसी तरह आगे का रास्ता भी तय हो गया। ढाबे से कानपुर तक के रास्ते के बीच जिस चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था, वह सड़क के दोनों किनारों पे लगे पेड़ और पेड़ों के साथ नहरनुमा जमीन में सहेजा गया पानी। ये पेड़ तो हमेशा पानी में डूबे रहते हैं, इससे इनकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? मैंने भाई साहब से पूछ लिया। नहीं, इस पानी के कारण ही तो इन पेड़ों में आम की अच्छी फसल आती है, भाई साहब ने उत्तर दिया। नहीं, इस पानी के कारण ही तो इन पेड़ों में आम की अच्छी फसल आती है, उत्तर ड्राइवर ने दिया। ड्राइवर का उत्तर सुनकर मेरा ध्यान गया कि वे पेड़ आम के थे। पेड़ों के परे सड़क के दोनों ओर हरियाली खेत बिछे हुए थे। सारा दृश्य अत्यंत सुरम्य था, मगर हम तीनों के मन उद्वेलन उस दृश्य को आत्मसात करने में आड़े आ रहा था। शाम से कुछ पहले हमने कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश किया। कारखानों के घनीभूत प्रदूषण ने हमारा ऐसा स्वागत किया कि मुझे उबकाई आने लगी और भाभी को खांसी के ठसके लगने लगे। मैंने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा, सड़क पर गुजरते लोगों या दुकान पर सामान खरीदते बेचते लोगों के लिए सब कुछ सामान्य था। पापी पेट कितनी आसानी से समझौता करवा देता है, हर परिस्थिति से यह मुझे दिखाई दे रहा था। आम आदमी में पर्यावरण के प्रति चेतना की बात करना तो अपने देश में महज नारेबाजी जैसा लगता है। हमारी संवेदनाएं हमारे स्वार्थ के इर्द गिर्द रहती हैं। हम अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरे के घर के दरवाजे पर फेंक कर अपनी सफाई की आदत पर नाज करते हैं। फिर कूड़ा करकट फेंकते फेंकते इंसानों को भी फेंकने लगते हैं, कभी इस चौखट से तो कभी उस चौखट से। छोटे भैया यही तो करने जा रहे थे। पहले भाई साहब एक बार यह कर चुके हैं। छोटे भैया के घर पहुंचते ही दादी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरा मन भर आया। उनकी कमजोर कलाइयों में स्नेह की अपरिमित ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उस ऊर्जा को कैसे महसूस नहीं कर सकते ये लोग? मुझे आश्चर्य हुआ। दादी ने भाई साहब और भाई को भी अपने गले से लगाया, जुग जुग जियो का आशीर्वाद दिया। शायद यह मेरा भ्रम था कि मुझे उनका यह अंदाजा फकीराना लगा। जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला। फकीरों और बुजुर्गों में शायद कोई अंतर नहीं रह जाता। अंतर होता भी है तो होगा सिर्फ इतना कि फकीर अपनी चिंता छोड़कर इस फानी दुनिया के लिए दुआ करते हैं और बुजुर्ग अपनी चिंता छोड़कर अपने वंशजों के लिए दुआ करते हैं। दुआएं सिर्फ दूसरों के लिए, अपने लिए एक भी नहीं। रात्रि भोजन के बाद बैठक जमी। दादी के सारे कपड़े मैंने इस सूटकेस में रख दिए और उनकी थाली लोटा वगैरह इस डलिया में।
छोटी भाभी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, थाली लोटा क्या करना है? क्या दादी को खिलाने के लिए मेरे घर में बर्तन नहीं है? भाई साहब ने भ्रुकुटी तानते हुए व्यंग्य से कहा, आपके पास तो सब है भाई साहब, बस इसीलिए तो दादी को आपके साथ भेज रहे हैं। अब की बार छोटे भैया ने मुंह खोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे घर तो रुपयों का पेड़ लगा हुआ है। भाई साहब अपनी तलखी छुपा नहीं पा रहे थे। मेरे लिए क्या रुपए करने हैं बेटा, मुझे तो बस 1 जून की रोटी दे देना, मेरा तो काम चल जाएगा। अब बचे ही कितने दिन हैं? दादी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा। उनकी आवाज में कुछ ऐसा भाव था मानो उन्हें अपने जीवित रहने पर लज्जा आ रही थी। दादी की निरीह स्थिति ने मुझे बौखलाहट से भर दिया। दादी को मैं अपने साथ रख लूं तो मैं बोल पड़ी। दोनों भाई चौंके, भाभियां भी। दूसरे ही पल उनके चेहरों पर आपत्ति के भाव तिर गए। कुछ दिनों के लिए, मैंने तत्काल इतना कर जोड़ दिया। देखेंगे, भाई साहब ने बोला। दादी मेरे साथ कभी नहीं रही हैं, उन्हें अच्छा लगेगा और मुझे भी। मैंने एक तर्क और सामने रख दिया। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो। भाई साहब ने अपने अनमने मन से यह कह तो दिया, लेकिन उनके उसी स्वर में कहीं बोझ हटने की खुशी का भाव भी छलक रहा था। अब इस समय उन्हें अपने बड़प्पन की कोई चिंता नहीं थी। सोच लो सुमन, दादी को रखना आसान नहीं है। मैं ही जानती हूँ कैसे संभाला है मैंने इन्हें। छोटी भाभी को मेरा प्रस्ताव पसंद नहीं आया था। आता भी कैसे? वे तो अपने पीठ का बोझ उतार कर भाई साहब और भाभी की पीठ पर लाद कर खुश होना चाहती थी। मेरे प्रस्ताव ने उनकी जैसे खुशी को छीन लिया, लेकिन मुझे न तो उनके दुख सुख की चिंता थी न भाई साहब की। मुझे चिंता थी तो सिर्फ दादी के अस्तित्व की। मैं उन्हें पुरानी रद्दी कपड़ों की गठरी की तरह उपेक्षित नहीं रहना देना चाहती, चाहे मुझे कोई भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। दादी को लेकर हम लोग सागर को लौट गए। जैसे कि मुझे आशा थी, भाई साहब ने गाड़ी की दिशा पहले मेरे घर की ओर मोड़ी। उन्होंने मुझे और दादी को सामान सहित उतारा और फिर चैन की सांस लेते हुए अपने घर चले गए। सहमी सिकुड़ी दादी मेरे घर की बैठक में रखे सोफे के एक कोने में बैठ गई। बोलो दादी, क्या खाओगी? मैंने दादी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मेरे पूछते ही मैंने महसूस किया कि दादी का हाथ कांप गया और फिर उन्होंने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। कई महीनों, कई दिनों, शायद वर्षों की घुटन उनके मुरझाई हुई पलकों के नीचे से बह निकली। जब आप कहीं नहीं जाओगी दादी, हमेशा आप यहीं रहोगी, मेरे ही पास, मैंने अपने मन का रहस्य खोलते हुए कह डाला। दादी ने भी एक बार मुझे अपने सीने से लगा दिया। वह पुराने कपड़ों की गठरी मानो सलमे सितारे टके नए ताजे कपड़ों में बदल गई। मुझे अपना घर अब अच्छा लगने लगा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।